तो हम लोग अभी इलिंघम डायग्राम पढ़ रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है इलिंघम डायग्राम का। तो हम लोग ने इलिंघम डायग्राम में हम लोग पढ़े, दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक एप्लीकेशन में ये होता है, पहला एप्लीकेशन कि जितना भी दुनिया में मेटल ऑक्साइड है सारे के जो है थर्मल डिकम्पोजिशन होने की संभावना बताता है। हालांकि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रैक्टिकली सिर्फ 3 ही मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना। सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड और मर्करी ऑक्साइड। ये तीनों का ही थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल रिडक्शन करा के हम रिडक्शन करा के मेटल जो है इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो है डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को लो टेम्परेचर पर क्रॉस करता है, और ये लो टेम्परेचर जो है अचीवेबल है, अटेनेबल है प्रैक्टिकली। इसलिए इस तीनों का हम लोग जो है थर्मल रिडक्शन करा पाते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने जब ये देखा कि सिर्फ 3 ही हो पाता है प्रैक्टिकली, तो और आगे कैसे रिडक्शन होगा, इसके बारे में कैसे पता चला। तो इलिंघम डायग्राम दूसरा चीज़ ये बताता है कि जो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो हम इलिंघम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव स्लोप बनाता है। तो सारे पॉजिटिव स्लोप को हम स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जिस मेटल ऑक्साइड का डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जिस मेटल ऑक्साइड का डेल्टा जी वैल्यू लेस नेगेटिव होता है वो कम स्टेबल है। इसलिए मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड का जो मेटल है वो तो बनेगा ही, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मोर नेगेटिव है। ज़्यादा स्टेबल है तो मेटल ऑक्साइड बनना वो प्रीफर करेगा। इसलिए उस मेटल ऑक्साइड का जो मेटल है वो लेस नेगेटिव वाला जो मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देगा। मोर नेगेटिव जिस मेटल ऑक्साइड का डेल्टा जी वैल्यू है उसका मेटल लेस नेगेटिव वाले मेटल ऑक्साइड का, लेस नेगेटिव किस, डेल्टा जी लेस नेगेटिव है ना, डेल्टा जी का कंपैरिजन करते हैं उसको रिड्यूस करेगा। ये चीज़ भी हमने कल पढ़ लिया। अब तीसरा चीज़ और देखेंगे इलिंघम डायग्राम में कि बहुत सारा जो मेटल ऑक्साइड का जो इलिंघम डायग्राम बनाते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो जब एक दूसरे को क्रॉस करता है, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा वहाँ उसका डेल्टा जी जो है 0 हो जाता है। क्रॉस करने के पहले देखेंगे कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, क्रॉस करने के बाद डेल्टा जी का वैल्यू देखेंगे क्या है, किसका कम है डेल्टा जी वैल्यू, लेस नेगेटिव कौन है, मोर नेगेटिव कौन है। उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन किसका जो है कितने टेम्परेचर पर जो है रिड्यूस करेगा। जब दो मेटल ऑक्साइड है और दोनों का जो डेल्टा जी वैल्यू और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम लोग इलिंघम डायग्राम बोलते हैं, अगर एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को रिड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है। जी मेटल ऑक्साइड अगर पैरेलल चल रहा है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर पैरेलल चल रहा है ना, इलिंघम डायग्राम अगर पैरेलल चल रहा है तब तो उसमें सिंपल है कि ये इलिंघम डायग्राम नीचे है वो अपने ऊपर वाले अपने ऊपर जो इलिंघम डायग्राम है जिस मेटल ऑक्साइड को उसको वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन जब इलिंघम डायग्राम में ये एक दूसरे को क्रॉस करे तब क्या होगा वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लियर। देखते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल अभी लेते हैं, ठीक है, एक इलिंघम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इधर रहेगा डेल्टा जी, है ना, किलो जूल पर मोल, और इधर रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। अब इधर हम लोग देखते हैं,
मान लेते हैं ये 1200 है, ये माइनस 1100 है, ये माइनस 0 डेल्टा, ठीक है। और इधर देखते चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम लोगों के बुक में भी इल्लिगम डायग्राम होगा, उस इल्लिगम डायग्राम को तुम लोग स्टडी करोगे, ठीक है। इल्लिगम डायग्राम का स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इल्लिगम डायग्राम है, ज़रा हम एक बार डायग्राम दिखा देते हैं, ठीक है। ये इल्लिगम डायग्राम, ये कंप्लीट इल्लिगम डायग्राम है, ठीक है ना। तो इस पे जो है, इस पर इस इल्लिगम डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का यहाँ पर है, उसको ध्यान से देखना है तो आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इल्लिगम डायग्राम हम लोग अब बनाते हैं। इसमें जो है $200, $400, $600, $800, $1000 सब केल्विन में है, सारा केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा 1200। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को 1200 आएगा, उसके बाद आएगा 1400, उसके बाद आएगा 1600, और उसके बाद ये आएगा 1800, ठीक है। तो एक टेम्परेचर आता है, ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर जो है हम लोगों का रिजल्ट आएगा और वो है 1623 केल्विन। 1623 केल्विन मान लो कि यहाँ पर आता है, ये 1623, ठीक है। अब जो है यहाँ पर तो जा रहा है, मान लो कि ये जो है डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पर 0 है ना, डेल्टा जी इक्वल टू 0 है। अब ये जो है मैग्नीशियम जो है ये आगे बढ़ेगा और मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग है वो लगभग 600 पर हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम का जो है मेल्टिंग जो होगा वो लगभग 800 पर आएगा। तो कहीं एक जगह पर आपको कराना है, उसके बाद जो है ये मैग्नीशियम 600, ये ग्राफ क्रॉस हुआ। ये जो है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, उसका है इल्लिगम डायग्राम। और ये है एल्यूमिनियम से Al2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, उसका इल्लिगम डायग्राम। अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया है, इल्लिगम डायग्राम, अभी तक तो जो बताए थे सब, ये टेम्परेचर जो है ये 1623 है। ये क्या है, 1623 है। ये टेम्परेचर कितना है, 1623 केल्विन। इस 1623 केल्विन पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन का जो ग्राफ है, डेल्टा जी वर्सेस टी, एक दूसरे को क्रॉस करता है। एक एग्जाम्पल लिया, तो इसमें जो है ये पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा जी 0 हो जाता है, यहाँ
ऊपर क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब अब 1623 के पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो नीचे है ग्राफ, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है। तो 1623 के पहले मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड को, तो ये मोर नेगेटिव हुआ, मतलब ये लेस नेगेटिव हुआ, लेस नेगेटिव हुआ डेल्टा जी, और ये जो है डेल्टा जी जो है मोर नेगेटिव हुआ 1623 के पहले। 1623 के पहले मैग्नीशियम का जो ग्राफ है ना, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कन्वर्जन का ग्राफ है वो नीचे है, मोर नेगेटिव है, और एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो ग्राफ है, हिलिंगम डायग्राम है, वो लेस नेगेटिव है डेल्टा जी के टर्म में। तो इसीलिए मोर नेगेटिव वाला जो है वो लेस नेगेटिव वाले को रिड्यूस करता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 1623 के पहले ये मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, यानी बिलो 1623 मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड को के साथ और रिड्यूस कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और एल्युमिनियम में रिड्यूस कर देगा बिलो 1623। ठीक है, बिलो 1623 क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ज़्यादा स्टेबल है और एल्युमिनियम ऑक्साइड कम स्टेबल है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का डेल्टा जी वैल्यू लेस नेगेटिव है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव है। जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्ट जो है स्टेबल होता है। तो इस दोनों को जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है एल्युमिनियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू इसका मोर नेगेटिव है और इसका लेस नेगेटिव है बिलो 1623 केल्विन। तो इसीलिए जो ज़्यादा स्टेबल है वो तो बनेगा ही, जो लेस स्टेबल है उसी को तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो मोर स्टेबल है उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, जो लेस स्टेबल है वही रिड्यूस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड चूँकि मोर स्टेबल है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का चांसेस एल्युमिनियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसीलिए जब इंट्रैक्शन होगा इस दोनों के बीच में तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम ऑक्साइड बिलो 1623 केल्विन। ठीक है, ये लेस नेगेटिव और ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, एबव 1623 केल्विन। ठीक है, अबव 1623 केल्विन। 1623 केल्विन के ऊपर क्या होता है, 1623 केल्विन के ऊपर क्या होता है। 1623 केल्विन के ऊपर अब देखो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ भाग गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ जो है नीचे आ गया। अब ये हो गया लेस नेगेटिव और ये हो गया मोर नेगेटिव, यानी अब डेल्टा जी वैल्यू जो यहाँ पर है, यहाँ पर डेल्टा जी वैल्यू लेस नेगेटिव हो गया और यहाँ पर डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव हो गया। पहले लेस नेगेटिव था किसका, 1623 के पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेस नेगेटिव था, लेकिन अब हो गया मोर नेगेटिव 1623 के बाद। और 1623 के पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी वैल्यू था वो मोर नेगेटिव, लेकिन 1623 के बाद ये लेस नेगेटिव हो गया और उल्टा हो गया ना, अब लेस नेगेटिव ये हो गया, मोर नेगेटिव ये हो गया। ये किसका है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ है ये किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल और यहाँ पर क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेस स्टेबल।
अब उल्टा हो गया। अब जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ लेस स्टेबल है, क्योंकि अब मोर नेगेटिव हो गया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोर स्टेबल हो गया, साइड मोर स्टेबल हो गया। और चूँकि अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर स्टेबल था, यहाँ लेस नेगेटिव हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर हो गया, लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो जो मोर स्टेबल है वो तो बनने का चांसेस उसका ज़्यादा है, जो मोर स्टेबल है उसका बनने का चांसेस ज़्यादा है, जो लेस स्टेबल है उसके बनने का चांसेस कम है। तो अब क्या होगा आफ्टर 1623, है ना, अब 1623 केल्विन, अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोर स्टेबल हो गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में, इसलिए एल्यूमिनियम अब रिड्यूस कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए एल्यूमिनियम अब रिड्यूस कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब 1623 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है रिड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है, बन जाएगा Al2O3 और मैग्नीशियम हमको रिड्यूस होकर मिल गया। तो 1623 के पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा मैग्नीशियम, और अब 1623 क्या होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन होगा इनटू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का रिडक्शन एल्यूमिनियम होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, एक दूसरे का भी रिडक्शन कर देता है ना, एक दूसरे का भी रिडक्शन करता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर। जैसे कि यहाँ पर बिलो 1623 मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, और एबव 1623 केल्विन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा है। तो ये भी इलिंघम डायग्राम से ही पता चला, दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन दो डिफरेंट टेम्परेचर पर कर रहा है, एक 1623 से नीचे, दूसरा 1623 से ऊपर। तो ये भी हमको इलिंघम डायग्राम से ही पता चलेगा कि रिड्यूसिंग मेटल एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसके पहले जो क्या पढ़े थे कि जो है ये और ये ऐसे पैरेलल जा रहा है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है। उस केस में हमेशा जो नीचे वाला है मैं ऑक्साइड ऊपर वाले ऑक्साइड का जो है रिडक्शन कर देगा, उसमें कोई एक दूसरे का नहीं करेगा। लेकिन जब इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ एक दूसरे को, तब ये दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा उससे पहले रिड्यूसिंग एजेंट अलग होगा और इंटरसेक्ट करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट अलग होगा। दोनों एक दूसरे को करेगा, लेकिन एक पहले करेगा और एक इंटरसेक्शन होने के बाद होगा। और जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर डेल्टा जी 0 हो जाता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पर कुछ नहीं होगा सिस्टम, उससे नीचे या उससे ऊपर 1623 पर रिडक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा जी 0 हो गया, तो इक्विलिब्रियम हो गया, वहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं होगा। 1623 से नीचे रिडक्शन होगा, 1623 से अब भी रिडक्शन होगा। इस तरह का और भी 3-4 एग्जाम्पल है, आप लोग बुक में देख लेंगे, उसमें है, वो सब भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मेटल ही मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया, मेटल ही यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन मेटल तो बहुत कॉस्टली होता है, अभी भी ये कॉस्टली प्रोसेस ही रहेगा। तो जो अब आगे बहुत कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है वो है कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हाइड्रोजन भी होता है एक रिड्यूसिंग, सब पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों जो है कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसमें से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मेटल का रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो तभी करेगा ना जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनेगा, और वाटर फॉर्मेशन का जो होगा डेल्टा जी वो मोर नेगेटिव होगा तभी तो। अगर डेल्टा जी नॉट लेस नेगेटिव हो जाएगा वाटर का मेटल ऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ नहीं करते। ये भी चीज़ जो अभी बताया ये कैसे पता चला, ये लिंघम डायग्राम से ही पता चला।
जो इल्लिगम डायग्राम ये बनाएंगे उसमें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्जन, हाइड्रोजन ऑक्साइड किसको बोलते हैं, वाटर को, H2O को बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्साइड में जो कन्वर्जन हो रहा है उसका जो ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से हमको पता चलेगा, जब मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन वाला ग्राफ से कंपैरिजन करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए मेटल ऑक्साइड के कंपैरिजन में, तभी वो रिड्यूस कर पाएगा। और अगर मेटल ज़्यादातर मेटल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो जाएगा, तब तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। और जनरली यही होता है कि मेटल ऑक्साइड के कंपैरिजन में डेल्टा जी वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन का वो लेस नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण वो रिड्यूस नहीं कर पाता है मेटल ऑक्साइड का, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड का। कुछ मेटल ऑक्साइड का वो रिडक्शन करता है नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर का नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी जिस मेटल ऑक्साइड का ग्राफ हाइड्रोजन ऑक्साइड के ग्राफ से ऊपर होगा उसको वो रिड्यूस कर देगा, बाकी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा कारण ये भी है कि बहुत सारा मेटल है जिससे कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है और मेटल हाइड्राइड बनाता है। एक रीज़न, पहला रीज़न बताया कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन जब होता है उसका डेल्टा जी वैल्यू ज़्यादातर केस में लेस नेगेटिव हो जाता है मेटल ऑक्साइड के डेल्टा जी के वैल्यू में। एक रीज़न ये हुआ जिसके कारण, क्योंकि मोर नेगेटिव जो होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। जिस ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है डेल्टा जी वैल्यू जो है लेस नेगेटिव रहता है, तो जिसके कारण खुद वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस नहीं। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन जो है बहुत सारा मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा। अगर रिडक्शन हो गया, मेटल बन भी गया, तो वो हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट हो। बहुत सारे मेटल से हाइड्रोजन डायरेक्टली रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है, तो फिर मेटल मिलेगा नहीं, मेटल तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना लेगा। इसलिए हाइड्रोजन भी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद जो है ज़्यादा कुछ और जो है सल्फाइड के रूप में मिलता है ना, जैसे कॉपर सल्फाइड हुआ, आयरन सल्फाइड हुआ, है ना। तो सल्फाइड जो होता है, तो सल्फाइड ओर का भी रिडक्शन जो है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन से जल्दी संभव नहीं हो पाता है। ये भी इल्लिगम डायग्राम से, जैसे कि हम लोग मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का इल्लिगम डायग्राम बनाते हैं, उसी तरह से मेटल सल्फाइड, है ना, मेटल सल्फाइड जैसे FeS हुआ, CuS हुआ या Cu2S हुआ, ये सब मेटल सल्फाइड फॉर्मेशन का भी इल्लिगम डायग्राम बनाएंगे और फिर जो है रिड्यूसिंग एजेंट से कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो सल्फाइड ओर है इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर क्रॉस करेगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल रिडक्शन संभव नहीं है। दूसरा जो कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, उसके साथ भी दिक्कत होता है कि इसका जो डेल्टा जी वैल्यू है वो ही ज़्यादा हो जाता है। मेटल सल्फाइड का जो डेल्टा जी वैल्यू होता है ना, वही मोर नेगेटिव हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के कंपैरिजन में। इसलिए मेटल सल्फाइड को रिड्यूस करना आसान नहीं होता है, इसलिए मेटल सल्फाइड को हम लोग पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसको रिड्यूस करते हैं। यही रीज़न है कि मेटल सल्फाइड को हम डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पहले मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल सल्फाइड जो होता है उसका जो फॉर्मेशन का जो इल्लिगम डायग्राम बनाएंगे उसमें जो डेल्टा जी वैल्यू आएगा वो मोर नेगेटिव हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन वाले के कंपैरिजन में। तो जो इसका मोर नेगेटिव होता है वही रिड्यूस करता है, लेकिन हमको रिड्यूस तो उसी मेटल सल्फाइड को कराना है, तो ये संभव नहीं है। दूसरा, कार्बन से जब हम रिड्यूस कराते हैं,
ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस कराते हैं कार्बन से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन कार्बन से करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है CO। लेकिन ऐसा कोई है कंपाउंड CS, जिस तरह से CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड तैयार होता है, उसी के एनालोगस में एक कंपाउंड बनना चाहिए CS, तब तो मेटल सल्फाइड का रिडक्शन होगा। जैसे मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन जब हम किसी के कार्बन से करवाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो रिडक्शन पॉसिबल है मेटल ऑक्साइड का कार्बन से। और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी है, कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आगे रिड्यूस कर देगा उसको, फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेटल सल्फाइड के साथ प्रॉब्लम ये है कि मेटल सल्फाइड का जब इंटरेक्शन हम कार्बन से करवाएंगे तो जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनता है, उस तरह से कार्बन मोनोसल्फाइड नहीं बनता है। CS ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, CS ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसी तरह से कार्बन मोनोसल्फाइड कोई कंपाउंड, कार्बन मोनोसल्फाइड मीन CS, ऐसा कोई कंपाउंड बनता नहीं है उसके एनालोगस में। तो इसीलिए हम जब सल्फाइड को रिमूव ही नहीं कर पाएगा, कोई CS जैसा कंपाउंड बनेगा ही नहीं, है ना, कार्बन मोनोसल्फाइड जैसा कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो सल्फाइड हटेगा कैसे मेटल से? नहीं हट सकता है। इसलिए कार्बन के साथ मेटल सल्फाइड का रिडक्शन संभव नहीं है। ये दो रीज़न है जिसके चलते मेटल सल्फाइड का रिडक्शन डायरेक्टली कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से संभव। जब कार्बन से CS बना नहीं तो CS पहले बनेगा, तब तो CH2 बनेगा, कार्बन डाइसल्फाइड। पहले कार्बन मोनोसल्फाइड बनेगा तब ना कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। लेकिन कार्बन मोनोसल्फाइड जैसा कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। पहले कार्बन मोनोसल्फाइड बनेगा, फिर कार्बन मोनोसल्फाइड, फिर सल्फर से रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। तो कार्बन मोनोसल्फाइड बनेगा ही नहीं, तो कार्बन डाइसल्फाइड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए मेटल सल्फाइड से सल्फर को रिमूव करना है, यानी मेटल सल्फाइड से सल्फर को हटा करके रिड्यूस करना संभव नहीं है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है ना, क्लियर? तो जिसके कारण क्या होता है कि हम मेटल सल्फाइड का रिडक्शन इनडायरेक्टली करते हैं, हम उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन जो है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से करते हैं। तो ये सारा रीज़न है, ठीक है? तो समझना ज़रूरी है इस बात को, ठीक है? मैं लगता है समझ गया होगा, अगर नहीं समझे तो फिर हमसे बात करोगे, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कौन सा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये तो हमको पता ही है कि कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव करता है मेटल ऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन को मेटल ऑक्साइड से रिमूव करता है और रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये तो हमको मालूम है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन दोनों में बेहतर कौन है, किस समय वह बेहतर है, किस टेम्परेचर पर हम इसको कार्बन को यूज़ करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करें या दोनों को यूज़ करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये समझ में कब आएगा कि कब हम यूज़ करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? इसके लिए हमको इलिंगम डायग्राम का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में मान्यता है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लेकिन मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करते हैं। उसका दो रीज़न होता है, दोनों रीज़न बता दिए, ठीक है? दोनों रीज़न को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है? और अब हम देखते हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ओके?
तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एक इलिंगम डायग्राम हम बनाएंगे। -600 -400 -200। ये जो ग्राफ है ये कार्बन और ऑक्सीजन करके कार्बन ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये जो है कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया हमारा 983 कैलोरी। ठीक है, यहाँ हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस है 273। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर 1273, ये है यहाँ पर 273 कैलोरी। ठीक है, तो ये है हमारा ग्राफ। अब इसको हम लोग देखते हैं। इधर डेल्टा जी है, किलो जूल पर मोल के टर्म में लिखा हुआ है, और इधर टेम्परेचर है जो केल्विन में है लिखा हुआ। तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब मिलेगा तो ये ग्राफ फॉलो होगा। -200 किलो जूल पर मोल जो है फ्री एनर्जी रिलीज होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और जब कार्बन को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, जब कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये वाला ग्राफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो तीनों जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन है, तीनों का ग्राफ हम देख रहे हैं। ठीक है, जिस समय जो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें वो ही सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखो, अगर हम 983 के पहले देखें, 983 के पहले देखें तो ये वाला लाइन जो है सबसे कम है ना, इसमें हो गया, इसमें जो है सबसे ज़्यादा है मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी है ना, ये हो गया मोर नेगेटिव डेल्टा जी, और ये हो गया लेस नेगेटिव डेल्टा जी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिस ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी उसके बनने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम 983 केल्विन के पहले देखें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी किसका है, इस ग्राफ का है। इस ग्राफ में किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन जो है सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल होगा 983 केल्विन के पहले, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव है, यानी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है।
इसी का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, सबसे ज़्यादा ये प्रीफरेंस होगा, यही बनेगा बाकी के कंपैरिजन में। यानी इसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, CO2 यहाँ भी बन रहा है, तो ये तो लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, लेकिन ये मोस्ट नेगेटिव है। तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसीलिए 983 केल्विन के पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, 983 केल्विन के पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, बिलो 983 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड is the best reducing agent। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब मोर नेगेटिव है, तो कार्बन मोर नेगेटिव है तो ये भी है, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बिलो 983। और कार्बन हो गया बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यानी 983 केल्विन के पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और कार्बन को भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मोर नेगेटिव है। तो ये मोर नेगेटिव है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टेबल है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है वो आसान है 983 के पहले। इसलिए 983 के पहले कार्बन को भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। यानी लो टेम्परेचर पर कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। लेकिन अभी भी दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो ऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए एट लोअर टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होने का। जो डेल्टा जी है वो मोस्ट नेगेटिव है। यूज हम दोनों को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं बिलो 983, लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करेंगे तो ये बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बन के कंपैरिजन में। कब? बिलो 983 के। ठीक है, आई बात समझ में। हम यहाँ पर किसी मेटल ऑक्साइड को नहीं दिखा रहे, ये किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम इससे करवा सकते हैं। कार्बन भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करेगा, बस हमको टेम्परेचर का ध्यान देना है। अगर हमारा टेम्परेचर 983 केल्विन से पहले है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेहतर ऑप्शन होगा रिड्यूस कराने के लिए। हम यहाँ पर कोई भी मेटल ऑक्साइड का नहीं दिखा है, क्योंकि लगभग सारा मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है ना, उसका जो डेल्टा जी है वो ये सब के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव है। इसलिए कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से वो सब रिड्यूस होता है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड बाय कार्बन एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड का जो डेल्टा जी वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू द डेल्टा जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए वो सब किसी को हम नहीं दिखाए, सिर्फ हम रिड्यूसिंग एजेंट को दिखा रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पर ये बेहतर हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये सब का डेल्टा जी वैल्यू जो है मेटल ऑक्साइड के डेल्टा जी वैल्यू के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। इसलिए ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये सब का डेल्टा जी वैल्यू तो बहुत नेगेटिव ही है, पॉजिटिव होता भी नहीं है जल्दी, है ना, हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो ये स्टेबल ही रहेगा। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना मेटल और कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा होता है। ठीक है, तो हम बस इतना ही जानेंगे किस टेम्परेचर पर कौन अच्छा होगा। ठीक है ना।
तो अब 983 केल्विन के बाद देखते हैं। 983 केल्विन के बाद देखो तो ये वाला जो होता है ये है, ये सबसे मोस्ट नेगेटिव ये हो गया, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया मोर नेगेटिव डेल्टा जी, और इसका हो गया लेस नेगेटिव डेल्टा जी, पॉजिटिव होता नहीं है ना। तो मोस्ट, अब हम 983 के बाद जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव किसका हुआ, इसका हुआ, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने का चांसेस है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का है। तो यहाँ पर जो है कार्बन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाई टेम्परेचर पर। अब 983 कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, नो डाउट, लेकिन सबसे कम डेल्टा जी नेगेटिव किसका है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कन्वर्जन हो रहा है सबसे ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव इसी का है। यानी यहाँ पर कार्बन जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अब 983 केल्विन कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए कि मोर नेगेटिव भी है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेस नेगेटिव हो गया डेल्टा जी। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है इसका डेल्टा जी हो गया लेस नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है वो सबसे कम चांस है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन अब सबसे कम चांस हो गया, इसलिए अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ही। ये दोनों का डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा है, इसका तो बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इस कार्बन, यहाँ भी तो कार्बन ही है, यहाँ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों ही केस में रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है, दोनों का डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ये है। तो इसलिए दोनों जगह कार्बन ही है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हाई टेम्परेचर पर कौन हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा, दो तरह का ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन प्रीफरेबल होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन जो है वो रूल्ड आउट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस का जो डेल्टा जी है वो लेस नेगेटिव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जो कार्बन होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो लो टेम्परेचर पर अगर रिडक्शन कराना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करेंगे, और हाई टेम्परेचर पर अगर रिडक्शन कराना है मोर देन 983 पर कराना है तो हम फिर क्या करेंगे कि वहाँ पर कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा इल्लिगम डायग्राम पढ़ लिया, ठीक है। और इल्लिगम डायग्राम जो है सबसे बढ़िया से क्या बताया कि कैसे किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। पहला ऑप्शन दिया कि मेटल ऑक्साइड का थर्मल रिडक्शन करा देंगे, जिसमें हमको 3 ही मेटल ऑक्साइड का थर्मल रिडक्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया कि जो इल्लिगम डायग्राम है एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, जो नीचे वाला है इल्लिगम डायग्राम वाला मेटल ऑक्साइड वो अपने ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि नीचे वाले का मोर नेगेटिव होता है और ऊपर वाले का लेस नेगेटिव डेल्टा जी होता है। तीसरा ऑप्शन में देखें कि भाई मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है उससे पहले रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा। वहाँ एक दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, पैरेलल चल रहा है तो एक दूसरे को रिड्यूस नहीं कर रहा है, नीचे वाले ऊपर वाले को रिड्यूस कर रहा है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। जब क्रॉस करेगा तो इस मीटिंग पॉइंट्स मिलने से पहले ये नीचे है तो ये इसको रिड्यूस करेगा, और मिलने के बाद ये नीचे हो गया ये ऊपर हो गया, इसलिए ये रिड्यूस करेगा इसको। हमेशा नीचे वाला जो है मेटल ऑक्साइड मेटल अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का रिड्यूस करेंगे, बस ध्यान देना है। और लास्ट में हम लोग क्या देखें, इन जनरल हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किए, लेकिन यहाँ पर भी देखें कि लोअर टेम्परेचर पर कार्बन जो है
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और हाई टेम्परेचर पर कार्बन जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन भी पॉपुलर है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, लेकिन हाइड्रोजन को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं। इसका दो रीज़न बताए। एक रीज़न होता है कि मेटल के मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है और मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमको मेटल मिलेगा नहीं जल्दी। मेटल जो बनेगा तो मेटल हाइड्राइड ही हो जाएगा, ठीक है। अगर रिड्यूस हो भी गया तो मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मेटल नहीं मिलेगा, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब हाइड्रोजन से किसी चीज़ को रिड्यूस करेंगे तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज होना होगा। ये ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड से हटाएगा, तो मेटल ऑक्साइड से हटाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, यानी वाटर बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो डेल्टा जी है वो मोर नेगेटिव होना चाहिए, तब तो वाटर यहाँ पर स्टेबल होगा ना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि डेल्टा जी लेस नेगेटिव होता है मेटल ऑक्साइड के कंपैरिजन में। डेल्टा जी वैल्यू वाटर का लेस नेगेटिव होता है, जिसके कारण जो है ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। कुछ मेटल ऑक्साइड से इसका डेल्टा जी वैल्यू हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर का डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव होता है, तो उस केस में ये रिड्यूस कर देता है। लेकिन रिड्यूस करने के बाद ये रिएक्ट भी कर जाएगा मेटल से, मेटल हाइड्राइड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन को भी रूल्ड आउट हो गया, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में नहीं कर सकते। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो लिंगम डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि हम मेटल सल्फाइड को डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोजन, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका भी दो रीज़न है। पहला है कि मेटल सल्फाइड का जो फॉर्मेशन होगा उसका जब हम लिंगम डायग्राम बनाते हैं तो उसका जो डेल्टा जी वैल्यू होता है उसी का ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का जो डेल्टा जी वैल्यू जितना नेगेटिव होता है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव मेटल सल्फाइड का डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए उसको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो लिंगम डायग्राम से ही पता चला। और एक रीज़न है कि कार्बन जब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब मेटल सल्फाइड को हम रिड्यूस करेंगे तो उससे सल्फ़र रिमूव होगा, और सल्फ़र रिमूव करके कार्बन से कंबाइन करके CS जैसा एक कंपाउंड बनाना चाहिए। लेकिन कार्बन मोनोसल्फाइड CS ऐसा कोई कंपाउंड इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनता ही नहीं है। तो जब CS नहीं बनेगा तो फिर CS आगे H से कैसे कंबाइन करके CS2 बनाएगा। तो यही समस्या है, जिसके चलते मेटल सल्फाइड को हम डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर जाकर के उसको हम रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमने लिंगम डायग्राम स्टडी को हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे। गुड डे।